So we'll go ahead with next question. Practice problem number 6. An electron in an atom is revolving round the nucleus in a circular orbit of radius 5.3 into 10 raised to minus 11 meter with a speed of 2 into 10 raised to 6 meter per second. तो आपको रेडियस ऑफ ऑर्बिट दिया है, आपको स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दैट ऑर्बिट दिया है. फाइंड द रिजल्टेंट ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट m ऑर्बिटल EVR/2 याद होना चाहिए. एंड एंगुलर मोमेंटम भी याद होना चाहिए. याद है क्या? याद है एंगुलर मोमेंटम MVR. V दिया है, R दिया है और इलेक्ट्रॉन का मास की बात हो रही है वो भी लिखा है नीचे, राइट. तो आपको ये दोनों चीजें फाइंड करनी है. चार्ज और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू दी है, मास दिया है आपको. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज गिवन टू यू, आपको गिवन क्वांटिटीज में क्या क्या दिया है. गिवन क्वांटिटीज में आपको दिया है रेडियस ऑफ ऑर्बिट. सो इन द गिवन क्वांटिटीज दे हैव गिवन यू रेडियस ऑफ ऑर्बिट. हाउ मच इज रेडियस ऑफ ऑर्बिट? 5.3 into 10 raised to minus 11 meter. What is speed? Speed is 2 into 10 raised to 6 meter per second. Okay. और बाकी जो पैरामीटर है वो तो तुमको पता होता ही है. E is 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता होता है 9.1 into 10 raised to minus 31 kg. That is all you already know. आपको फाइंड करने के लिए बोला है. You are supposed to find out two things. One is orbital magnetic moment and other is orbital angular momentum. Okay. Then हमने derive किया था. We have derived what is orbital dipole moment. You have m orbital equals to EVR/2. And you have L orbital which is MVR. Good. So solution is also simple, just calculations. M orbital equals to EVR/2. So E की value is 1.6. I will write it down 16 into 10 raised to minus 20. I know it is 1.6 into 10 raised to minus 19. इसको ऐसा लिख लिया. V की value is 2 into 10 raised to 2 और R की value is how much? 5.3 ना? 5.3 into 10 raised to minus 11. 5.3 into 10 raised to minus 11 divided by 2. ये और ये हो गया कैंसल आउट. 10 raised to minus 20 और minus 11 minus 31 और plus 2 minus 29. Then you have m orbital equals to 16 into 5.3 into 10 raised to minus 29. Of course I expect that you know what is the unit. नहीं याद होगा तो वैसे वो न्यूटन मीटर पर टेस्ला होता है. नहीं याद है तो तुमको कम से कम एम्पियर मीटर स्क्वायर तो पता होना चाहिए. व्हाट इज 16 into 5.3? 84.8. ठीक है. 84.8 into 10 raised to minus 29 एम्पियर मीटर स्क्वायर. ये दिया होगा आंसर में, या तो फिर 8.48 into 10 raised to minus 28 लिखा होगा. माइनस 28 है क्या? नहीं, 24 है. तो वी हैव टू चेक कैलकुलेशंस इफ समवेयर वी हैव मेस्ड अप विद द कैलकुलेशन. जस्ट अ मिनट. 10 raised to 6 था क्या वो? ठीक है. इट वाज 10 raised to 6. इलेक्ट्रॉन है, सॉरी. तो 10 raised to 6 बराबर है. फिर ये 10 raised to 6 अगर आया तो इधर जो है ना, इधर 4 पावर कम हो गई है ना. 10 raised to 31 और ये 25 हो जाएगा. फिर ये 25 हो गया तो फिर ये आपको मिल जाएगा minus 25. तो ठीक है. 8.48 into 10 raised to minus 24 ampere meter square. That's your m orbital, and you're supposed to find out L angular momentum, which is MVR. Mass is 9.1 into 10 raised to minus 31. V is, I'll not make mistake now, 10 raised to 6 into 5.3 into 10 raised to minus 11. How much? 41 and 6 minus 41 plus 6 minus 35. तो आंसर में minus 35 है क्या? 10 raised to है. तो मतलब अभी हमको सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करना है. रफली भी तुम समझ लोगे तो आंसर आ जाएगा. 5.3 into 2 is 10.6. 10.6 into 9 is 90 समथिंग. तो आंसर देखो क्या है? 9.65. 9.65 आ गया पक्का कि 90 पॉइंट समथिंग आ गया. 36 हो गया. 36 हो गया. ओके, गुड. पक्का
श्योर श्योर। अरे ये 42 होता है, उसमें से 6 गए ना, 41 कैसे हुआ वो? 31 और 11 42 होता है, तो 90.65। आई एम नॉट डूइंग कैलकुलेशंस। वो 96.5 था, 96.5, तो ये आ जाएगा 9.65 इंटू 10⁻⁻35। व्हाट इज द यूनिट ऑफ दिस? यूनिट, हाँ न्यूटन मीटर पर सेकंड, क्योंकि वो नोट्स में लिखा हुआ है इसके लिए। किलोग्राम, किलोग्राम, मैं आता हूँ उस पर भी आता हूँ। किलोग्राम मास मीटर पर सेकेंड, यस, और 1 मीटर, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। तो वैसा भी लिख सकते हो, न्यूटन मीटर पर सेकेंड भी लिख सकते हो। हाउ? हाउ न्यूटन मीटर पर सेकेंड? न्यूटन मीटर पर सेकेंड कहाँ से आ गया? न्यूटन मीटर सेकेंड, न्यूटन मीटर पर सेकेंड कहाँ से आ गया? जो भी आया कहाँ से आया? अभी बोला मैंने। व्हाट इज एम? किलोग्राम। व्हाट इज वी? मीटर पर सेकेंड, और 1 मीटर, तो मीटर स्क्वायर। फोर्स मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन। व्हाट इज एक्सेलरेशन? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये जो मीटर मीटर था ना, मीटर मीटर, इसको मीटर लिख दो। बराबर बराबर। इधर क्या चाहिए? सेकेंड स्क्वायर, तो तुमने इधर लिखा सेकेंड स्क्वायर, तो इधर एडजस्ट करना पड़ेगा ना। तो न्यूटन मीटर सेकंड बन गया ना, ये न्यूटन आ गया, ये मीटर आ गया, और ये सेकंड आ गया। तो न्यूटन मीटर सेकंड लिखो, या किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर स्क्वायर पर सेकंड लिखो, चलता है। तो न्यूटन मीटर सेकंड, वैसा भी चलता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, a paramagnetic gas has 2 into 10 raised to 26 atoms per meter। गलती है, पर मीटर बोलना, इसका मतलब तुम ऐसा बोल रहे हो कि एक स्ट्रेट लाइन पे तुम एटम रखते जा रहे हो। हमको ऑलरेडी पता है सब्सटेंसेस 3 डायमेंशनल होते हैं, तो यहाँ पे जो आपको 2 into 10⁻⁶ बोला है ना, ये एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम होना चाहिए, पर मीटर क्यूब होना चाहिए। तो ये मीटर क्यूब होना चाहिए, वहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है। इट हैज़ टू बी मीटर क्यूब, क्योंकि नॉर्मली वी आर टॉकिंग अबाउट सब्सटेंसेस विच आर 3 डायमेंशनल, तो वैसा होना चाहिए वो। अब आगे क्या बोला है? विथ एटॉमिक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ 1.5 into 10⁻⁻23 एम्पियर मीटर स्क्वायर ईच। तो जितने भी एटम्स है उसमें से हर एक एटम के पास कितना डायपोल मोमेंट है? 1.5 into 10⁻⁻23 एम्पियर मीटर स्क्वायर ईच। द गैस इज एट 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब 300 केल्विन, दैट इज रूम टेम्परेचर। फाइंड द मैक्सिमम मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी ऑफ दिस सैंपल। जानबूझ के तुमको मैक्सिमम मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी बोल दिया, अब तुम कंफ्यूज कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है कि मैग्नेटाइजेशन है ये। राइट, आते हैं आगे, उस पर आते हैं। बराबर। पहली बात तो करंट की बात ही नहीं हो रही है, तो इट कैन नॉट बी एच। दूसरा, सैंपल के अंदर करंट तुम पास नहीं करते हो, तो वो वाइंडिंग में से पास करते हो, इसका मतलब मैग्नेटाइजेशन ही है। एमजेड फाइंड करना है। इफ द गैस इन दिस प्रॉब्लम, ये जो गैस है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस का जो गैस है, इन दिस प्रॉब्लम इज केप्ट इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 3 टेस्ला, इस गैस को 3 टेस्ला की फील्ड में रख दिया। इज इट पॉसिबल टू अचीव सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन? यस, तो व्हाई? नो, तो व्हाई? तो जो सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि तुमको यहाँ पे कुछ और भी कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए, तब जाके सेकेंड पार्ट सॉल्व होगा। तब तक हम लोग पहले फर्स्ट पार्ट तो सॉल्व कर ले। तो हमको गिवन पैरामीटर में क्या क्या दिया है वो समझ लेते हैं। हमको दिया है नंबर पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट वॉल्यूम, N/V। क्योंकि मैंने बोला अगर ये तुमने नहीं समझा कि प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो तुमको ये समझ में ही नहीं आएगा कि N/V दिया है। N/V नहीं पता होगा तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। बताता हूँ क्यों। कितना N/V? 2 into 10⁻26 एटम्स पर मीटर क्यूब, तो 1 मीटर क्यूब। और आपको बोला है हर एक एटम का डायपोल मोमेंट, जिसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, वो कितना है? 1.5 into 10⁻⁻23 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ओके, देन द गैस इज एट 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो एब्सोल्यूट स्केल में जाऊंगा, केल्विन स्केल में जाऊंगा, तो 300 केल्विन का टेम्परेचर हो गया। ये पार्ट 1 के लिए सफिशिएंट इंफॉर्मेशन है।
लेकिन पार्ट बी के लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है, दैट इज एक्सटर्नल फील्ड। तो एक्सटर्नल फील्ड की वैल्यू भी लिख देता हूँ मैं 3 टेस्ला। और अभी आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है नंबर 1 मैक्सिमम मैग्नेटाइजेशन, तो mz फाइंड करना है। नंबर टू सैचुरेशन पॉसिबल है या नहीं है, तो सैचुरेशन होगा क्वेश्चन मार्क, यस और नो। यस तो वाई, नो तो वाई, रीजन बताओ, दैट इज व्हाट दे आर आस्किंग यू। गुड, देन वी विल डायरेक्टली गो टू जंप टू सॉल्यूशन। मैं कोई फॉर्मूला लिखने नहीं वाला है यहाँ पे। यू नो दैट मैग्नेटाइजेशन इज नेट डाइपोल मोमेंट अपॉन वॉल्यूम। अब जब आप बोलते हो सैचुरेशन में मैक्सिमम की बात हो रही है ना, मैक्सिमम मैग्नेटाइजेशन कब होता है, जब सारे के सारे डाइपोल मोमेंट दे आर इन द सेम डायरेक्शन, मतलब डाइपोल मोमेंट इज मैक्सिमम। तो जो नेट डाइपोल मोमेंट है मैक्सिमम है। अगर एक एटम का डाइपोल मोमेंट m है, मेरे पास n एटम्स है, तो व्हाट इज टोटल डाइपोल मोमेंट, n इंटू m। तो n इंटू स्मॉल m इज अ टोटल डाइपोल मोमेंट, और अपॉन क्या है, वॉल्यूम। उसमें से n बाई वी तो दिया है तुमको, n बाई वी दिया है, यस m दिया है, यस। व्हाट इज n बाई वी, 2 into 10 raised to 26, and what is m, how much is m, 1.5 into 10 raised to minus 23। गुड, तो ये आ गया 3 into 10 raised to 3, मतलब 3000 ऑफ कोर्स एम्पियर पर मीटर। देखो आंसर क्या दिया है, पहले आंसर चेक करना पड़ेगा एक का। 3 into 10 raised to 3 दिया है क्या, यस, तो इट इज करेक्ट। अब पार्ट 2 इज इंपॉर्टेंट, पार्ट 2 समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसके लिए तुमको पहले ये समझना पड़ेगा, थोड़ा मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ, डायग्राम से ज़्यादा अच्छे से समझेगा तुमको। सपोज मेरे पास आई हैव ऑफ कोर्स अ मटेरियल जिसमें बहुत सारे एटम्स हैं एंड दे आर रैंडमली ओरिएंटेड, और ये पैरामैग्नेटिक है, तो देयर आर नो डोमेन्स। मैं यहाँ डोमेन की बात ही नहीं कर रहा, बिकॉज इट्स अ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, उसमें डोमेन बनते ही नहीं है। ये है उसका अनमैग्नेटाइज्ड स्टेट, बराबर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सैचुरेशन, what is the meaning of saturation? When all the dipole moments align in the same direction, when you keep it in external field। अब थोड़ा इस यहाँ से केयरफुल, यहाँ से भी केयरफुल। इस डायग्राम को मैं फिलहाल हटा देता हूँ, फिलहाल टेम्पररी। अब मैं ऐसा करता हूँ, ये केस बी था, इस केस बी में मैं पहले तुमको एक एक्सटर्नल फील्ड ड्रॉ करके देता हूँ, सो एज टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग। एक्सटर्नल फील्ड इज हॉरिजॉन्टल फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड है। डू यू रिमेंबर, इफ यू रिमेंबर, ऑफ कोर्स यू शुड रिमेंबर, हमने ना वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड का फॉर्मूला डिराइव किया था, अगर याद होगा तो, याद है, एम बी मतलब म्यू बी कॉस ऑफ इनिशियल एंगल माइनस कॉस ऑफ फाइनल एंगल। पक्का श्योर है क्या, ये याद है क्या? ये वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी व्हिच इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, बराबर। अब बोलोगे तो वो तो हम डाइपोल की बात कर रहे थे, यहाँ पे क्या मतलब आया? अरे ईच मैग्नेट इज अ डाइपोल, ईच एटम इज अ डाइपोल। तो ये छोटे छोटे वेक्टर ड्रॉ कर रहे हो, वो क्या है? डाइपोल से तो है, यस और नो। वर्क डन इन रोटेटिंग बार मैग्नेट और अ डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल इन एक्सटर्नल फील्ड फ्रॉम इनिशियल एंगल थीटा 0 टू फाइनल एंगल थीटा कितना था, एम बी, वेयर एम इज डाइपोल मोमेंट, B is external field, theta 0 is initial angle और theta is final angle। और work done store हो जाता है in the form of potential energy, because work is energy which can neither be created nor be destroyed। तो ये होता है potential energy, this is magnetic potential energy also। फिर आपको ये याद होना चाहिए, हमने दो केसेस देखे थे, एक था मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी और एक था मैक्सिमम पोटेंशियल। लेकिन उससे पहले अगर आपको याद होगा, हम हमेशा इनिशियल एंगल को कितना मान लेते हैं, 90 डिग्री। कितना मानते हैं? 90। मतलब हम ऐसा बोलते हैं कि जो डाइपोल है उसको हम शुरू में ऐसा छोड़ देंगे, मतलब 90 डिग्री पे छोड़ देंगे। इनिशियल एंगल इज 90। इफ इनिशियल एंगल इज 90, द फॉर्मूला ट्रांसफॉर्म्स इनटू mb 0 माइनस cos थीटा, थीटा इज द फाइनल एंगल, राइट। तो ये हो गया माइनस एम बी कॉस थीटा। फिर अगर आपको याद होगा, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी के लिए यू मैक्स के लिए तुम थीटा फाइनल एंगल को लेते हो 180,
कितना लेते हो 180, मतलब अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ फील्ड ऐसा लेते हो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी के लिए। तो वो क्या बन जाता है -1 -1 -1। तो अगर वो -1 बन गया तो ये अगर -1 बन गया तो कितना हो गया MB, बराबर, पक्का, राइट, श्योर श्योर 100%। तो व्हाट इज द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिंगल एटम, मुझे पता है वहां पे 2×10⁻26 है, लेकिन जो एक एटम के लिए होगा वो सबके लिए होगा, इसके लिए मैं एक एटम से सॉल्व कर रहा हूँ। व्हाट इज द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिंगल डाइपोल और सिंगल एटम इन एक्सटर्नल फील्ड, M×B। पहले ये फाइंड करो, तो ये फाइंड कर लो। तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी is M×B। हाउ मच इज M? 1.5 × 10⁻23, ऐसे था M, यस। B कितना है 3 टेस्ला, 3 टेस्ला, और ये किस में आएगा जूल में, क्योंकि ऐसा यूनिट है ये। तो ये कितना हो गया 4.5 × 10⁻23 जूल। इसको ईवी में कन्वर्ट करो मत करो कोई फर्क नहीं पड़ता, और बाकी जगह पे ईवी में लिख के रखा, डज नॉट मैटर, डज नॉट रियली मैटर। ये हो गया आपका मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। मैक्सिमम क्यों निकाला, मिनिमम क्यों निकाला, बताता हूँ मैं आपको। दिस इज द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, मतलब मैक्सिमम वर्क डन। तो वर्क डन कौन कर रहा है, हम कर रहे हैं क्या, नहीं, मैग्नेटिक फील्ड कर रहा है। किस पे कर रहा है, डाइपोल पे कर रहा है। तो व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क मैग्नेटिक फील्ड कैन डू इन रोटेटिंग द डाइपोल इज, डाइपोल मतलब ईच एटम इज 4.5 × 10⁻23। सैचुरेशन कब होता है, सैचुरेशन कब होता है, जब सारे के सारे डाइपोल सेम डायरेक्शन में पॉइंट करे। तो मुझे सैचुरेशन के लिए सिर्फ किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नंबर ऑफ एटम से, बराबर, पर यूनिट वॉल्यूम, बराबर। मैं नहीं करूंगा, मैं सिर्फ एक एटम की बात करूंगा। मुझे वैल्यू नहीं पूछी ना, मुझे पूछा सैचुरेशन होगा कि नहीं होगा। मैं एक डाइपोल के लिए करूंगा सॉल्व, मैं सबके लिए नहीं करने वाला। अब हमको ये सोचना है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड को छोड़ के और क्या फैक्टर है जो डाइपोल को रोटेट कर सकता है, यू नो, थर्मल एनर्जी। क्योंकि इन्होंने क्लियरली बोला ये सैंपल 27 डिग्री सेल्सियस पे था, और आपको पता है टेम्परेचर रैंडमनेस लाता है सिस्टम में, मैंने 2 बार ऑलरेडी बताया तुमको। क्योंकि हीट इज ऑल्सो एनर्जी, जैसे वर्क इज एनर्जी विच कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, तो हीट इज ऑल्सो एनर्जी। वो कहाँ जाएगा फिर, कहाँ जाएगा हीट एनर्जी, किसके पास जाएगा, एटम्स के पास जाएगा। और एटम्स के पास जाएगा तो एटम को क्या करता है, वो एटम को डिसओरिएंट करता है, एंट्रोपी बढ़ाता है सिस्टम का, केमिस्ट्री की भाषा में बात करोगे तो यू शुड नो व्हाट इज द थर्मल एनर्जी ऑफ, बट थर्मल एनर्जी ऑफ एटम इज। अब मुझे ये तो बोला नहीं कि ये डायटोमिक है कि मोनोएटॉमिक है कि क्या है, तो मैं इसको मोनोएटॉमिक मान लेता हूँ, राइट। तो थर्मल एनर्जी ऑफ एटम इज बोला नहीं ना, ऐसा नहीं बोला, सिर्फ पैरामेटिक गैस बोला, ठीक है, राइट। तो ये हो जाएगा आपका थर्मल एनर्जी हो जाएगा, इसको मैं ईबी बोलता हूँ, ईबी या तो ईटी। यू नो व्हाट इज दिस 3/2 kBT, where kb is Boltzmann constant. What is the value of Boltzmann constant? 1.38 into 10 raised to 1.38 के आगे अटक जाते हैं, 10 raised to what? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है 37। ओ, अभी मैं सिर्फ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू पूछ रहा हूँ। मैंने तुमसे पूछना चाहिए एक्चुअली पूछना चाहिए बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का यूनिट बताओ, नहीं बताओ। चलो यहाँ ध्यान दो, एनर्जी इज इन जूल, टेम्परेचर इज इन केल्विन। ये टेम्परेचर को यहाँ लाया तो जूल पर केल्विन, तो के भी क्या आएगा जूल पर केल्विन। इसके डायमेंशन भी पूछने चाहिए, जूल पर केल्विन, जूल इज एनर्जी m1L2T -2। वो टी टेम्परेचर का टी नहीं, वो टाइम का टी है, और नीचे जो केल्विन है वो टेम्परेचर, उसको थीटा बोल दो। तो m1L2T -2 थीटा -1, क्योंकि थीटा नीचे था ऊपर गया, पता होना चाहिए। और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है 10⁻23 है, तो पता होना ही चाहिए तुमको। तो ये हो गया 3/2, ये हो गया बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 300 केल्विन, 300 Kelvin is the temperature that is given to you, 300 into 300। अब 300 2 0 इसको दे दो,
10⁻21. 3 into 3 9. 9 by, अच्छा एक काम मैं और करता हूँ. वेरी गुड, वी आर नॉट स्टूपिड टू डू दिस कैलकुलेशन लाइक दैट. हम नहीं करेंगे, हम ऐसा करते हैं 10⁻23 को ऐसे रखता हूँ मैं. जानबूझ के ऐसा रख रहा हूँ. क्यों रख रहा हूँ? यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे क्या था? 10⁻23 क्यूब था, उससे कंपेयर करना है ना मेरे को. इसके लिए हो गया, इसको ऐसा रखो. 3 into 3 9. 9 by 2 4.5. 4.5 मुझे पता है ये 900 है, मुझे पता है, राइट. 3 into 3 9. 9 by 2 4.5 और ये 100, ये 100 यहाँ चला गया, तो कितना हो गया? 138. So what is thermal energy? It is 138 times of maximum potential energy. बराबर बराबर. तो मैग्नेटिक फील्ड कितना वर्क कर सकता है? मैक्सिमम 4.5 × 10⁻23. और मैग्नेटिक फील्ड कर क्या रहा है? मैग्नेटिक फील्ड अलाइन करने की कोशिश कर रहा है, राइट. और थर्मल एनर्जी क्या करता है? वो डिसओरिएंट करता है, एंट्रोपी बढ़ाता है, रैंडमनेस बढ़ाता है. तो रैंडमनेस बढ़ाने वाला एनर्जी ज़्यादा है कि अलाइन करने वाला ज़्यादा है? तो फिर सैचुरेशन होगा क्या? नहीं. सो देयरफॉर सिंस थर्मल एनर्जी इज greater than maximum potential energy, therefore saturation is not possible. Saturation is not possible. Is not possible. तो saturation तो नहीं हो पाएगा. Done. That is end of your question. So just take a note. कैलकुलेशन तुम खुद वेरीफाई करोगे. सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में दे डिड नॉट आस्क यू वैल्यूज. उन्होंने से पूछा सैचुरेशन होगा कि नहीं होगा, और होगा तो क्यों होगा, नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा. तो डेफिनेटली थर्मल एनर्जी इज ग्रेटर देन मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी. बाकी कैलकुलेशन यू मस्ट वेरीफाई, यू मस्ट चेक. अगला क्वेश्चन. अ मैग्नेटिक नीडल placed in uniform magnetic field has magnetic moment of 2 × 10⁻² ampere meter square and moment of inertia 7.2 × 10⁻7 kilogram meter square. It performs 10 oscillations, 10 complete oscillations in 6 seconds. Okay. What is the magnitude of magnetic field? सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी. So simple question. क्या बोला है आपको? आपको ऐसा बोला है magnetic needle placed in uniform magnetic field has magnetic moment. तो आपके पास जो मैग्नेटिक नीडल है उसका जो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है m, उसकी वैल्यू दी है आपको 2 × 10⁻² एम्पियर मीटर स्क्वायर. एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका दिया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया विच इज 7.2 × 10⁻7 किलोग्राम मीटर स्क्वायर. It performs 10 oscillations in 6 seconds. And what is the time period then? 10/6 is 6/10. अच्छा ठीक है. एक बात बताओ, थोड़ा सा सुन लो अच्छे से पहले. 6 oscillations in 6 seconds. What is time period? 1. पक्का? श्योर? 5 oscillations, 5 चक्कर 6 सेकंड में. थोड़ा सा लॉजिकली सोचो पहले. 5 चक्कर 6 सेकंड में, तो टाइम पीरियड 1 सेकंड से ज़्यादा हो कि कम हो? ज़्यादा होगा, क्योंकि तुमने 6 सेकंड में 5 ही राउंड कंप्लीट किए. इसका मतलब एक राउंड में 1 सेकंड से ज़्यादा टाइम लग गया तुमको, तो 6/5 1.25 बराबर. पक्का? अब अगर 7 राउंड इन 6 सेकंड होता तो मतलब टाइम पीरियड इज लेस देन 1. सही है, बराबर. दैट इज 6/7. व्हाट विल बी टाइम पीरियड इफ दैट नीडल कंप्लीट्स 10 राउंड्स इन 6 सेकंड्स? 6/10. वो फ्रीक्वेंसी होता है ना. अरे 10 राउंड्स इन 6 सेकेंड पर यूनिट टाइम 1/सेकेंड, वो फ्रीक्वेंसी होता है. उसका रेसिप्रोकल चाहिए तुमको, तो 0.6. बहुत सिंपल सी बात है. व्हाट इज टाइम पीरियड? 0.6. 3/5 चलेगा, वो भी चलेगा, कोई बात नहीं. और आपको पूछा है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बताओ, तो बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी. हाउ डू यू फाइंड आउट बी? एंड मैंने जानबूझ के इक्वेशन दिखा इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड, बिकॉज आई एक्सपेक्ट कि तुमको मैग्नेट
ऑसिलेटिंग इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, टाइम पीरियड का फॉर्मूला याद होगा, आई बाय एम बी की एम बी बाय आई, आई बाय एम बी। तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, के स्क्वायर इज 4 पाई स्क्वायर आई बाय एम बी। तो यू हैव बी इक्वल्स टू, इसको यहाँ भेज दो, एम टी स्क्वायर, बी यहाँ भेजो, बी यहाँ भेजो, टी स्क्वायर को यहाँ लाओ, तो 4 पाई स्क्वायर आई अपॉन एम टी स्क्वायर। ओके, गुड गुड गुड, ये हो गया फॉर्मूला। अभी आपको सिर्फ इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, यू जस्ट सपोज टू पुट वैल्यूज हियर। तो b इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर को 10 मान लेंगे बाद में। व्हाट इज आई वैल्यू, आई इज 7.2 into 10 raised to minus 7 upon m, how much is m, 2 into 10 raised to minus 2 into t square, इसलिए 0.6 लिखा, ठीक है, 0.6 लिखा भी, तो अभी क्या करेंगे, 36 into 10 raised to minus 4 कर लेंगे, 0.66 into 10 raised to minus 1 उसका स्क्वायर, 36 into 10 raised to minus 2 की minus 4, -2 की -4, -2, बराबर, गुड 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 गुड। अब एक काम मैंने, मतलब आई वांट टू राइट डाउन -1 हियर, बिकॉज आई वांट टू गिव अ पॉइंट टू हियर, एक डेसिमल यहाँ देना है मेरे को। क्यों देना है, बिकॉज आई सी 3 into 6, 2 into 3.6 is 7.2, ये और ये हो गया कैंसिल आउट, ठीक है। 10 raised to -2 और -1 -3 ऊपर -7 मतलब -4, कितना हो गया, -4, उसमें से 5 स्क्वायर भी 10 है, तो -3, तो आपका आंसर 4 into 10 raised to -3 के आसपास होना चाहिए। हाँ, तो बराबर है ना, बराबर नहीं है, और तो बराबर तो है, 10 raised to -7, नीचे कितना है, माइनस है, तो कितना बचा, -4। पाई स्क्वायर की वैल्यू अगर मैं 10 भी लिख दूँ तो 40 into 10 raised to -4 के आसपास 39.48, तो 39.48 तो है ना बराबर, टेस्ला, वेबर पर मीटर स्क्वायर मतलब टेस्ला हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। A short bar magnet is placed in an external magnetic field of 700 Gauss. One Gauss is 10 raised to -4 Tesla. So 700 Gauss is 7 into 10 raised to -2 Tesla. When its axis makes an angle of 30 degree with the external magnetic field, जब एंगल मैग्नेट का एंगल मतलब मैग्नेटिक एक्सिस का एंगल फील्ड के साथ 30 डिग्री पे है, इट एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क ऑफ 0.014 न्यूटन मीटर। Find the magnetic moment of the magnet and the work done in moving it from most stable to most unstable position. This is second part is good. पहला पार्ट तो बहुत सिंपल है। आपको गिवन पैरामीटर में क्या बोला है, पहले आपको दिया हुआ है गिवन पैरामीटर में, सबसे पहले आपको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बता दिया 700 गॉस का, एंड 1 गॉस इज 10 raised to -4 टेस्ला। अभी यहाँ पर ना 10 raised to -4 के +4 में बहुत गड़बड़ होता है, सीजीएस यूनिट कभी भी छोटा होता है, ऐसा ये बड़ा होता है, गॉस है, सीजीएस है, टेस्ला ये ऐसा है, मतलब वेबर पर मीटर स्क्वायर ऐसा है। जब भी तुम एक पैरामीटर को एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करते हो, व्हाट इज 1 सेंटीमीटर इन मीटर्स, 10 raised to -2, बराबर है ना। व्हाट इज 1 किलोग्राम इन 1 ग्राम इन किलोग्राम, 10 raised to -3। तो सीजीएस से ऐसा में जाते वक्त पावर हमेशा माइनस होता है, राइट। तो 10 raised to 4 तो आएगा, गॉस से टेस्ला जाओगे तो -4 आएगा, टेस्ला से गॉस आओगे तो +4 आएगा। तो ये गॉस से किस में कन्वर्ट कर रहे हो, टेस्ला में, 10 raised to -4, तो 7 into 10 raised to -2 हो गया ये टेस्ला। फिर आपको बोला है कि जब एंगल 30 डिग्री हुआ, ये केस 1 की बात चल रहे हैं, यहाँ से आगे केस ए का इंफॉर्मेशन है, तो यहाँ से आगे कंफ्यूज मत कर देना, केस 1 केस 2 बात हो रहा है। अब केस 1 में जो अब एंगल था 30 डिग्री, तब टॉर्क कितना था, तब टॉर्क था 0.014 न्यूटन मीटर, मतलब 14 into 10 raised to -3 न्यूटन मीटर का। ये केस 1 का इंफॉर्मेशन खत्म हो गया। अब आपको बोला है फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द मैग्नेट। तो पहले केस में आपको फाइंड करना है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द मैग्नेट। तो केस 1 में तुमको फाइंड करना है m, और केस 2
अभी केस 2 की इंफॉर्मेशन चालू होगी। अब केस 2 में क्या बोला है, एंड द वर्क डन इन मूविंग इट फ्रॉम मोस्ट स्टेबल मतलब इनिशियल एंगल इज 0। याद है क्या, मोस्ट स्टेबल में एंगल कितना बनता है, 0। मोस्ट स्टेबल से कहाँ रोटेट करना है इसको, मोस्ट स्टेबल से कहाँ रोटेट करना है इसको, मोस्ट अनस्टेबल। अनस्टेबल मतलब कितने से घुमाना है इसको, 180। तो थीटा इज 180। और सेकंड केस में क्या फाइंड करना है, वर्क डन। तो आपको पहले केस से m मिलेगा, तो आपको दूसरे केस में लगने वाला है। क्यों लगने वाला है, क्योंकि फॉर्मूलाज पता होने चाहिए। यू हैव टू रिमेंबर व्हाट फॉर्मूला यू विल नीड। नंबर 1 यू विल नीड टॉर्क। व्हाट इज टॉर्क, mb sin थीटा। यहाँ से m मिल जाएगा, देन यू हैव टू फाइंड आउट वर्क। व्हाट इज वर्क डन, mb cos ऑफ इनिशियल एंगल माइनस cos ऑफ फाइनल एंगल। तो m चाहिए ना, b तो दिया उन्होंने। तो सॉल्यूशन पहले केस में तुमको m चाहिए। व्हाट इज m, टाउ अपॉन b sin थीटा। हाउ मच इज टाउ, टाउ इज 14 into 10 raised to -3। हाउ मच इज b, 7 into 10 raised to -2। हाउ मच इज थीटा, sin 30। व्हाट इज sin 30, 1/2। तो यू हैव sin 30 as 1/2। गुड 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 गुड। तो अभी कुछ नहीं है, अभी सिर्फ कैलकुलेशंस है। इट्स ओनली अबाउट कैलकुलेशंस नाउ। तो यू हैव ऑफ कोर्स 1 जा 2 जा, sin 30 का हाफ 1/2 ऊपर आके हो गया कितना कितना 4 10 raised to -3 और -2 -1 मतलब 0.4। तो देख लो 0.4 है क्या, एम्पियर मीटर स्क्वायर है, यस 0.4 एम्पियर मीटर स्क्वायर आ गया। फिर दूसरे केस में तुमको फाइंड करना है। अभी सेकंड केस का आंसर मे और मे नॉट मैच, लेट अस चेक। तो केस 2 में आपको फाइंड करना है वर्क डन इज mb cos ऑफ इनिशियल एंगल माइनस cos ऑफ फाइनल एंगल। व्हाट इज m, 0.4। हाउ मच इज b, 7 into 10 raised to -2। हाउ मच इज cos ऑफ इनिशियल एंगल 0, cos ऑफ फाइनल एंगल कितना, 180। 7 into 4 28, 2.8 into 10 raised to -2। और cos of 0 is 1। what is cos of 180 -1, तो ये हो गया 2। what is 2 into 2.8, 5.6 into 10 raised to -2, तो कितना आएगा ये 0.056 जूल। 0.056 जूल कितना दिया आंसर में, 0.018 48, 0.048 नहीं आता, 0.056 होता है। Next question will be assignment for you, question number 10. You must try question number 11. Of course this is a simple question, 10th भी और 11th भी both are simple। 11th कुछ ज़्यादा ही simple है। The susceptibility of a paramagnetic material is chi at 27 degrees Celsius. At what temperature its susceptibility will be chi by 3। मतलब आपको chi 1 की वैल्यू दी है chi, और टेम्परेचर कितना दिया है 27 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 300 केल्विन। और आपको पूछा है कि chi की वैल्यू chi by 3 मतलब chi 2 chi by 3 कितने टेम्परेचर पे होगा। तो आपको T2 फाइंड करना है। यू आर सपोज टू फाइंड आउट व्हाट शुड बी द टेम्परेचर सो दैट द susceptibility is chi by 3। डू यू रिमेंबर, याद होना चाहिए, हमने ना पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के प्रॉपर्टीज में एक पॉइंट लिखा था, susceptibility is inversely proportional to temperature। तो temperature is inversely proportional to susceptibility। तो you have T2 by T1 equals to chi 1 by chi 2। chi 1 is chi 2 is chi by 3, so it is chi by 3। chi cancel तो 3, रेशो आ गया 3, तो therefore T2 is 3 times of T1। T1 कितना था 300 केल्विन, तो 300 केल्विन मतलब 900 केल्विन। आंसर डिग्री में दिया है कि केल्विन में दिया है, डिग्री। तो माइनस 273, तो 900 में से 273 माइनस कर लो, कितना होता है, अरे 627 है ना आंसर ये। हो गया डन।
So that is the end of all the questions of this chapter.